मैकिन्टॉश या एप्पल कंप्यूटर कैसे काम करें। इस वीडियो में मैं प्रदर्शन और दृष्टांत प्रदान करता हूं। हालांकि, चूंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैक की दुनिया में नए हैं, मुझे पहले कुछ स्पष्टीकरण देना होगा। शुरू करने से पहले, मैं आपको बता दूं कि आपका मैकिन्टॉश या एप्पल कंप्यूटर बहुत सारे मुफ्त एप्लीकेशन या प्रोग्राम के साथ आता है। ये निःशुल्क एप्लीकेशन आपको लगभग वह सब कुछ प्रदान करते हैं जो आपको चाहिए। उदाहरण के लिए, एप्पल गैराज बैंड उन लोगों को संगीत बनाने की अनुमति देता है जो संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ भी नहीं के संबंध में मेरा मतलब यह है कि आप 100% कुछ भी नहीं जानते हैं। आप वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते, आप गा नहीं सकते, और आप राग और ताल के बीच का अंतर नहीं जानते। मैं संगीत के बारे में 100% कुछ भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ संगीत का एक नमूना है जिसे मैंने गैराज बैंड का उपयोग करके बनाया है। यह लगभग 1 मिनट लंबा है। आपके लैपटॉप का कैमरा और माइक्रोफोन किसी भी सेल फोन के कैमरे से बेहतर हैं। तो आप सभी प्रकार के वीडियो, ध्वनि और संगीत रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे और माइक्रोफोन का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप एप्पल के क्विकटाइम प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। ध्वनि या ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप एप्पल के क्विकटाइम प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आप एप्पल के क्विकटाइम प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। और आप वीडियो में सरल संपादन करने के लिए एप्पल के क्विकटाइम प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। आप इंटरनेट से छवियों और वीडियो को रिकॉर्ड करने और मूवी में इसका उपयोग करने के लिए स्क्रीनशॉट का उपयोग कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बाद में स्क्रीनशॉट के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करूंगा। आप छवि का आकार, छवि का रंग बदलने के लिए एप्पल पूर्वावलोकन का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और छवि में ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं। आप पीडीएफ फाइलों को संयोजित करने के लिए एप्पल पूर्वावलोकन का उपयोग कर सकते हैं, एक पीडीएफ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, साथ ही टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और पीडीएफ में ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं। आपके द्वारा वीडियो, सभी छवियों, संगीत और वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करने के बाद, आप इन सभी चीज़ों को इमूवी में आयात कर सकते हैं और एक मूवी बना सकते हैं जिसे आप यूट्यूब पर निर्यात कर सकते हैं या एक हाई डेफिनिशन वीडियो डीवीडी बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में इन सभी विषयों की समीक्षा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन यदि आप और जानना चाहते हैं, तो शीर्ष पर छोटे सफ़ेद वृत्त पर क्लिक करें। एक बार जब आप अपने माउस को क्षेत्र पर ले जाएंगे तो सफ़ेद वृत्त दिखाई देगा। इसके बाद, जब आप थंबनेल पर क्लिक करते हैं, तो आप मेरे द्वारा आपकी भाषा में बनाए गए अन्य सभी वीडियो पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप दाईं ओर देख रहे हैं, अन्य सभी वीडियो हैं। इस वीडियो में मैं जो समीक्षा करूंगा वह निम्नलिखित है। भाषा सेटिंग कैसे बदलें, लॉन्चपैड, स्क्रीनशॉट कैसे बनाएं, फाइलों और फोल्डरों के साथ कैसे काम करें, छुपी हुई फाइलें कैसे हटाएं और अपने कंप्यूटर पर अधिक स्थान कैसे बनाएं, अपने कंप्यूटर पर फाइलों और फोल्डरों का बैकअप और पुनर्स्थापना कैसे करें। एप्पल पूर्वावलोकन, जो आपको छवियों और पीडीएफ फाइलों के साथ काम करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, आपको आरंभ करने और आपको खतरनाक बनाने के लिए पर्याप्त है। मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर पर भाषा कैसे बदलें। मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले पर सेट किया जाता है। मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर पर भाषा बदलने के लिए सिस्टम वरीयताएं पर जाएं।
इसके बाद भाषा और क्षेत्र पर जाएं। भाषा और क्षेत्र एक ध्वज की तरह दिखने वाला चिन्ह है। सबसे नीचे प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। इसके बाद उस भाषा पर क्लिक करें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं और फिर नीले आइकन पर क्लिक करें जो कहता है कि जोड़ें। यदि आप नीले आइकन पर क्लिक करते हैं तो कुछ कार्यक्रमों का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। साथ ही भाषा के आधार पर यह पूछ सकता है कि क्या आप नई भाषा के लिए कीबोर्ड सेटिंग्स जोड़ना चाहते हैं। अब जब आप सिस्टम वरीयताएं बंद करते हैं तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि नई भाषा के प्रभावी होने के लिए कंप्यूटर को पुनरारंभ करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ कार्यक्रमों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया था। साथ ही आपके मैक के साथ आए कुछ मुफ्त कार्यक्रमों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। हालांकि आपके कंप्यूटर के साथ आने वाला मुफ्त प्रोग्राम इमूवी, जो आपको ऐसे वीडियो बनाने की अनुमति देता है जिन्हें आप यूट्यूब पर प्रकाशित कर सकते हैं या डीवीडी में बदल सकते हैं, का हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया था। आपके कंप्यूटर के साथ आने वाला मुफ्त प्रोग्राम जिसे पेज कहा जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, का हिंदी में अनुवाद किया गया था। पृष्ठ आपको अपनी सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं और आप पृष्ठ फाइलों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों और पीडीएफ में निर्यात भी कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर के साथ आने वाला मुफ्त प्रोग्राम नंबर कहलाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह है। नंबर आपको अपनी सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों और पीडीएफ में संख्या फाइलों को निर्यात भी कर सकते हैं। साथ ही फाइनल कट प्रो का हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया था। आइए सिस्टम प्राथमिकताओं की भाषा और क्षेत्र सेटिंग्स पर वापस जाएं। आप क्षेत्र को अपने स्थान में बदल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका है। सप्ताह का पहला दिन शुरू होने पर आप बदल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रविवार है। कैलेंडर ग्रेगोरियन पर सेट है, लेकिन आप इसे बौद्ध, इस्लामी या अन्य 14 कैलेंडर में से किसी में भी बदल सकते हैं। आप समय को 24 घंटे की घड़ी में बदल सकते हैं, या जिसे कुछ लोग सैन्य समय कहते हैं। आप तापमान को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं। मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये अंतिम दो क्या कहते हैं। ये अंतिम दो केवल हिंदी भाषा के लिए दिखाते हैं। अब सबसे नीचे एडवांस पर क्लिक करें। इस पृष्ठ पर आप मुद्रा सेटिंग को अपने देशों की मुद्रा या धन में बदल सकते हैं। इसके बाद आप माप को यूनाइटेड स्टेट्स से मैट्रिक या यूनाइटेड किंगडम द्वारा उपयोग किए जाने वाले माप में बदल सकते हैं। सबसे ऊपर आप तारीख का फॉर्मेट बदल सकते हैं। साथ ही सबसे ऊपर आप समय का प्रारूप बदल सकते हैं। साथ ही अगर आप गूगल ट्रांसलेट में जाते हैं तो वेबसाइट एड्रेस टाइप करें, फिर उस भाषा को चुनें जिसमें आप वेबसाइट देखना चाहते हैं। गूगल ट्रांसलेट वेबसाइट को उस भाषा में ट्रांसलेट कर देगा।
मैं नीचे दिए गए विवरण में गूगल अनुवाद का लिंक डालूंगा। मैकिन्टॉश या एप्पल कंप्यूटर पर लॉन्चपैड और स्क्रीनशॉट का उपयोग कैसे करें? लॉन्चपैड। मैं चाहता हूं कि आप नीचे जाएं और इसे खोलने के लिए लॉन्चपैड आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि आप जानते हैं, लॉन्चपैड आपको अपने कंप्यूटर पर सभी एप्लीकेशन या प्रोग्राम तक त्वरित पहुंच की अनुमति देता है। अब अन्य नामक आइकन पर क्लिक करें। इनमें से अधिकतर एप्लीकेशन जिनका आप कभी उपयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि 4 अनुप्रयोग हैं जिनका आप कम से कम एक बार उपयोग कर सकते हैं। पहले आवेदन को माइग्रेशन असिस्टेंट कहा जाता है। यदि आप एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं, तो आप अपने सभी एप्लीकेशन, प्रोग्राम, फाइलें, फोल्डर, पासवर्ड और संपर्कों को नए कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए माइग्रेशन सहायक का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, माइग्रेशन असिस्टेंट इस सारी जानकारी को एक मैक से दूसरे मैक या पीसी से मैक में ट्रांसफर कर देगा। यह हमें बूट कैंप असिस्टेंट में लाता है। बूट कैंप आपको अपने मैक पर विंडोज़ चलाने की अनुमति देगा। इस प्रकार, आपका मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर एक साथ मैक कंप्यूटर और विंडोज़ कंप्यूटर हो सकता है। अगला डिस्क उपयोगिता है। डिस्क उपयोगिता वह जगह है जहां आप हार्ड ड्राइव और यूएसबी ड्राइव को प्रारूपित करते हैं। सबसे ऊपर, प्राथमिक चिकित्सा नामक आइकन आपकी हार्ड ड्राइव या यूएसबी ड्राइव को ठीक करने का प्रयास करेगा। विभाजन नामक अगला आइकन ड्राइव को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करेगा। इस प्रकार, यदि ड्राइव काफ़ी बड़ी है, तो आपके पास ड्राइव बैकअप ड्राइव और नियमित ड्राइव दोनों हो सकती है। या आप एक ही समय में हार्ड ड्राइव से एप्पल एप्लीकेशन या विंडोज एप्लीकेशन चला सकते हैं। अगले आइकन को मिटा कहा जाता है। मिटा हार्ड ड्राइव या यूएसबी ड्राइव पर सब कुछ हटा देगा और ड्राइव को दोबारा सुधार देगा। अगले आइकन को माउंट कहा जाता है। यदि हार्ड ड्राइव या यूएसबी ड्राइव कंप्यूटर से जुड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो माउंट ड्राइव को फिर से जोड़ने का प्रयास करेगा। स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका एक ही समय में शिफ्ट, कमांड और नंबर 3 कीज को होल्ड करना है। यह विधि पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेगी और छवि को दस्तावेज़ फ़ोल्डर में रखेगी। यदि आप छवि खोलते हैं, तो छवि का शीर्षक वह दिनांक होगा जब छवि बनाई गई थी, और वह समय जब छवि बनाई गई थी। दूसरा तरीका लॉन्चपैड को खोलना है और फिर आइकन को अन्य कहा जाता है। अब कैमरे की तरह दिखने वाले आइकन पर क्लिक करें, जिसका लेबल स्क्रीनशॉट है। यह एप्लीकेशन आपको संपूर्ण स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के हिस्से का स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति देता है। संपूर्ण स्क्रीन पर कब्जा नामक पहला आइकन संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेगा। दूसरा आइकन, जिसे कैप्चर चयनित विंडो कहा जाता है, केवल उस विंडो का स्क्रीनशॉट लेगा जिसमें आप वर्तमान में हैं। तीसरा आइकन, जिसे कैप्चर सिलेक्टेड पार्ट कहा जाता है, आपके द्वारा चुने गए कंप्यूटर स्क्रीन के कुछ हिस्सों का स्क्रीनशॉट लेगा। चौथे आइकन को रिकॉर्ड संपूर्ण स्क्रीन कहा जाता है, पूरी स्क्रीन को एक त्वरित समय वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करेगा।
पांचवें आइकन को चयनित भाग रिकॉर्ड करें कहा जाता है। यह आपके द्वारा चयनित कंप्यूटर स्क्रीन के केवल एक भाग को त्वरित समय वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करेगा। यदि आपने स्क्रीनशॉट विकल्पों में से एक का चयन किया है और फिर विकल्प नामक अगला आइकन चुनें, तो एक ड्रॉप डाउन मेनू प्रदान करता है जो केवल स्क्रीनशॉट के लिए है। पहली श्रेणी यह प्रदान करती है कि आप स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग को कहां सहेजना चाहते हैं। दूसरी श्रेणी उल्टी गिनती टाइमर का विकल्प प्रदान करती है। यह एक टाइमर दिखाएगा और जब टाइमर 0 पर पहुंच जाएगा तो यह स्क्रीनशॉट लेगा या रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। यदि आपने रिकॉर्डिंग विकल्पों में से एक का चयन किया है और फिर विकल्प नामक अगला आइकन चुनें, तो माइक्रोफोन नामक एक अतिरिक्त श्रेणी प्रदान करेगा। आप इस श्रेणी का उपयोग यह चुनने के लिए कर सकते हैं कि आप किस माइक्रोफोन का उपयोग करना चाहते हैं, जैसे आंतरिक माइक्रोफोन या बाहरी माइक्रोफोन। आप इसे नो साउंड या नो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी कह सकते हैं। अंतिम श्रेणियों को फ्लोटिंग थंबनेल अंतिम चयन याद रखें और माउस क्लिक दिखाएं कहा जाता है। फ्लोटिंग थंबनेल नामक श्रेणी आपके द्वारा अभी अभी रिकॉर्ड की गई चीज़ों का एक थंबनेल दृश्य प्रदान करेगी और कुछ सेकंड के बाद गायब हो जाएगी। रिमेंबर लास्ट सिलेक्शन नाम की कैटेगरी का मतलब है कि आपको अपने चुने हुए एरिया को रीसेट करते नहीं रहना पड़ेगा। शो माउस क्लिक्स नामक श्रेणी हर बार जब आप किसी चीज़ पर क्लिक करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं तो एक काला घेरा रिकॉर्ड और दिखाएगा, जैसा कि आप मेरे सभी वीडियो में देखते हैं। मैक कंप्यूटर एप्पल कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डर के साथ कैसे काम करें। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर पर फाइलों और फोल्डरों के साथ कैसे काम करना है। यह आपके वर्कफ्लो को अधिक कुशल बनाने में मदद करेगा और आपके कुछ सिरदर्द को कम कर सकता है। यदि आप पीसी के साथ काम करने के अभ्यस्त हैं तो इससे मदद मिलेगी। चलिए डेस्कटॉप से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास डेस्कटॉप के दाईं ओर सभी फोल्डर, फाइलें और हार्ड ड्राइव पंक्तिबद्ध हैं। अगर मैं डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट माउस क्लिक करता हूं तो एक मेनू आ जाएगा। यदि मैं सॉर्ट बाय नामक कमांड तक स्क्रॉल करता हूं और कोई नहीं कमांड पर क्लिक करता हूं, तो मैं डेस्कटॉप पर प्रत्येक आइटम को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर ले जाने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि अगर मैं सॉर्ट बाय कमांड पर वापस जाता हूं और किसी भी सॉर्ट कमांड का चयन करता हूं, तो प्रत्येक आइटम डेस्कटॉप के दाईं ओर चला जाएगा, उनका स्थान लॉक हो जाएगा और मैं किसी को भी स्थानांतरित नहीं कर पाऊंगा उनमें से डेस्कटॉप पर एक अलग स्थान पर। अब मैं अगले प्रदर्शन के लिए कुछ अतिरिक्त फोल्डर और फाइलें जोड़ूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास मेरे डेस्कटॉप पर फोल्डर, फाइलें और 4 बाहरी हार्ड ड्राइव हैं। अगर मैं डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट माउस क्लिक करता हूं तो एक मेनू आ जाएगा। यदि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और अंतिम मेनू विकल्प का चयन करता हूं जो दर्शक विकल्प दिखाएं कहता है, तो डेस्कटॉप के लिए दृश्य नियंत्रण पॉप अप हो जाएगा। इस नियंत्रण पर पहले दो आइटम जो स्टैक बाय और सॉर्ट बाय कहते हैं उसी तरह काम करते हैं। यदि मैं स्टैक बाय का चयन करता हूं और फिर काइंड का चयन करता हूं, तो डेस्कटॉप पर सभी आइटम दाईं ओर ले जाएंगे और आइटम को उस तरह के आइटम के आधार पर सूचीबद्ध करेंगे जो वे हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, प्रत्येक आइटम अब हार्ड ड्राइव द्वारा, फिर फाइल द्वारा और अंतिम फोल्डर द्वारा सॉर्ट किया जाता है। अगर मैं वापस जाता हूं और कोई नहीं का चयन करता हूं, तो प्रत्येक आइटम को उसके मूल स्थान पर वापस ले जाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉर्ट बाय उसी तरह काम करता है। निम्नलिखित नियंत्रण सहायक होते हैं क्योंकि ये नियंत्रण आपको डेस्कटॉप पर अधिक स्थान बनाने की अनुमति देते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, आइकन आकार नामक नियंत्रण आपको प्रत्येक डेस्कटॉप आइटम के आकार को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देता है। अगले नियंत्रण को ग्रिड रेखती कहा जाता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ग्रिड स्पेसिंग मुझे प्रत्येक डेस्कटॉप आइटम के बीच की जगह को बढ़ाने या कम करने की अनुमति देता है।
अगला नियंत्रण, जिसे पार्ट आकार कहा जाता है, आपको प्रत्येक आइटम के पार्ट के आकार को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देता है। अगला नियंत्रण, जिसे लेबल स्थिति कहा जाता है, डेस्कटॉप पर प्रत्येक आइटम का नाम नीचे से दाईं ओर ले जाएगा। जब मैं आइटम जानकारी दिखाएं नामक अगला नियंत्रण चुनता हूं, तो यह दिखाएगा कि मेरे पास प्रत्येक हार्ड ड्राइव के लिए कितना स्थान है, प्रत्येक हार्ड ड्राइव में मेरे पास कितना खाली स्थान है, प्रत्येक फोल्डर में मेरे पास कितने आइटम हैं, और किस प्रकार की फाइल यह है, जैसे कि एक PDF या शब्द दस्तावेज। अगला नियंत्रण, जिसे शो आइकन पूर्वावलोकन लेबल किया गया है, मुझे प्रत्येक फाइल में क्या है इसका एक छोटा सा दृश्य देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फोल्डर में मेरे पास 3 फोल्डर हैं। अगर मैं कहीं भी राइट माउस क्लिक करता हूं तो एक मेनू आ जाएगा। यदि मैं सॉर्ट बाय नामक कमांड तक स्क्रॉल करता हूं और कोई नहीं कमांड पर क्लिक करता हूं, तो मैं प्रत्येक फोल्डर को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर ले जाने में सक्षम हो जाऊंगा। यदि मैं इसके अनुसार क्रमबद्ध करें का चयन करता हूं और फिर तरह का चयन करता हूं, तो प्रत्येक फोल्डर को वापस शीर्ष पर ले जाया जाएगा। उनका स्थान लॉक कर दिया जाएगा और मैं उनमें से किसी को भी फोल्डर के भीतर किसी भिन्न स्थान पर नहीं ले जा पाऊंगा। मैं फाइलों को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने का एक आसान तरीका दिखाने जा रहा हूं। इस फोल्डर के भीतर मैं फोल्डर में से एक को चुनूंगा और फोल्डर पर राइट माउस क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं नई विंडो में खोलें कहने वाले पहले नियंत्रण का चयन करूंगा। इससे फोल्डर खुल जाएगा और साथ ही ओरिजिनल फोल्डर खुला रहेगा। फिर मैं दूसरे फोल्डर के लिए भी ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार अब मेरे पास मूल फोल्डर खुला है, जबकि उसी समय मेरे पास 2 फोल्डर खुले हैं जो मूल फोल्डर में हैं। यह मुझे मूल फोल्डर में फाइलों को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने की अनुमति देता है। मैं बाईं साइड बार पर किसी एक कमांड का चयन कर सकता हूं और इसे एक नई विंडो में खोल सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दस्तावेज़ फ़ोल्डर खुला है जबकि उसी समय मेरे पास अन्य सभी फ़ोल्डर खुले हैं। यह मुझे दस्तावेज़ से किसी अन्य फ़ोल्डर में फ़ाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। अब शीर्ष पर जाएं और संपादित करें चुनें और पूर्ववत करें का चयन करते रहने से सभी फाइलें अपने मूल स्थानों पर वापस चली जाएंगी। डेस्कटॉप पर या किसी भी फ़ोल्डर में काम को पूर्ववत करें और फिर से करें। अब मैं दिखाऊंगा कि फ़ाइलों का नाम कैसे बदला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 33 फाइलें हैं जिनका मैं नाम बदलना चाहता हूं। मैं पहले फाइलों में से एक का चयन करता हूं और फिर राइट माउस क्लिक करता हूं। अब मैं नाम बदलें नामक नियंत्रण का चयन करूंगा और नाम के उस हिस्से को कॉपी करूंगा जिसे मैं बदलना चाहता हूं। इसके बाद मैं शीर्ष पर वापस जाऊंगा और संपादित करें का चयन करूंगा और सभी का चयन करें नामक कमांड पर जाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी फोल्डरों का चयन कर लिया गया है। अब मैं फाइल में से एक पर राइट माउस क्लिक करूंगा और फिर नाम बदलें नामक कमांड का चयन करूंगा। पहले बॉक्स में मैं वो हिस्सा डालूंगा जिसे मैं बदलना चाहता हूं। दूसरे बॉक्स में मैं वो शब्द टाइप करूंगा जिसका मैं उपयोग करना चाहता हूं और फिर मैं नाम बदलें पर क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी फाइलों का नाम बदल दिया गया है। मैं वही काम एक बार फिर करूंगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी फाइलों का नाम बदल दिया गया है। यदि मैं शीर्ष पर वापस जाता हूं और पूर्ववत करें का चयन करता रहता हूं, तो सभी फाइलें अपने मूल नामों पर वापस चली जाएंगी। यदि मैं किसी फ़ोल्डर या फ़ाइल का चयन करता हूं और फिर राइट माउस क्लिक करता हूं, तो एक मेनू दिखाई देगा। यदि मैं सूचना प्राप्त करें नामक कमांड तक स्क्रॉल करता हूं, तो एक विंडो आएगी जो मुझे फ़ाइल या फ़ोल्डर के बारे में जानकारी देगी। यह विंडो इस बात की जानकारी देती है कि फ़ाइल या फ़ोल्डर कितना बड़ा है। फ़ाइल या फ़ोल्डर का स्थान, इसे कब बनाया गया था और कब संशोधित किया गया था। अगर मैं इस बॉक्स को चेक करता हूं, तो फ़ाइल या फ़ोल्डर लॉक हो जाएगा और कोई भी इसे बिना पासवर्ड के चेंज या डिलीट नहीं कर पाएगा। इस विंडो के अंदर अगर मैं नीचे की ओर जाता हूं, तो मैं अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान कर सकता हूं। नीचे मुझे यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि किसके पास परिवर्तन करने की अनुमति है, और इस फ़ोल्डर या फ़ाइल को देखने या पढ़ने की अनुमति देता है। सबसे पहले, मुझे फ़ोल्डर या फ़ाइल को अनलॉक करना होगा, और फिर मैं अनुमतियां सेट करने में सक्षम हो जाऊंगा। पहला विकल्प किसी व्यक्ति को फ़ाइल या फ़ोल्डर को पढ़ने और उसमें परिवर्तन करने की अनुमति देता है। दूसरा विकल्प किसी व्यक्ति को केवल फ़ाइल या फ़ोल्डर को पढ़ने में सक्षम होने की अनुमति देता है। तीसरा विकल्प व्यक्ति को फ़ाइल या फ़ोल्डर को ड्रॉप बॉक्स में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। अगर मैं नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करता हूं, तो मैं उन लोगों को जोड़ पाऊंगा जिनके पास फ़ाइल या फ़ोल्डर तक पहुंच होगी। काम पूरा होने के बाद इसे फिर से लॉक करना न भूलें। अब, यदि आप शीर्ष पर जाते हैं और दृश्य का चयन करते हैं, तो आप विभिन्न दृश्य विकल्प देख पाएंगे जो उपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे। यदि मैं छुपा उपकरण पट्टी का चयन करता हूं, तो शीर्ष पर उपकरण पट्टी, नीचे पथ पट्टी और पार्श्व मेनू छिपा दिया जाएगा। यदि मैं पथ बार छुपाएं का चयन करता हूं, तो नीचे पथ बार छुपाया जाएगा। पथ बार सहायक है क्योंकि यह आपको फ़ोल्डर या फ़ाइल के स्थान के बारे में जानकारी देता है, और यह आपको पथ में विभिन्न स्थानों पर जाने की अनुमति भी देता है। अगर मैं स्टेटस बार छुपाएं का चयन करता हूं, तो नीचे स्टेटस बार छुपाया जाएगा। स्टेटस बार सहायक है क्योंकि यह आपको बताता है कि फ़ोल्डर में कितने आइटम हैं और हार्ड ड्राइव पर कितना उपलब्ध स्थान बचा है। प्रोग्राम कैसे डिलीट करें, हिडन फाइल्स को कैसे डिलीट करें और मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर पर ज़्यादा स्पेस कैसे पाएं। मैं दिखाऊंगा कि आपके यूएसबी ड्राइव या फ्लैश ड्राइव पर फाइलों को कैसे हटाया जाए। मैं दिखाऊंगा कि यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या बाहरी हार्ड ड्राइव पर ट्रैश फ़ोल्डर तक कैसे पहुंचें। मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक उपनाम फ़ोल्डर या एक उपनाम फ़ाइल बनाई जाती है। एक उपनाम फ़ोल्डर या एक उपनाम फ़ाइल आपको हार्ड ड्राइव स्थान को बचाने में मदद कर सकती है, साथ ही साथ फ़ोल्डर में हर चीज़ तक त्वरित पहुंच की अनुमति देती है, या फ़ाइल तक तत्काल पहुंच की अनुमति देती है। मैं दिखाऊंगा कि प्रोग्राम्स को कैसे डिलीट करें और हिडन फाइल्स को कैसे डिलीट करें। किसी प्रोग्राम को एप्लीकेशन विंडो से ट्रैश में ले जाना हमेशा पूरे प्रोग्राम को डिलीट नहीं करता है। साथ ही, कुछ प्रोग्राम अतिरिक्त फाइलें बनाते हैं जिन्हें खोजना असंभव है। यदि आपके मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर की आंतरिक हार्ड ड्राइव की जगह 10 गीगाबाइट से कम हो जाती है, तो कुछ एप्लीकेशन काम करने से रोकेंगे। अंत में, मैं सेब की दुकान के बारे में थोड़ी बात करूंगा। सेब की दुकान आपका मित्र है।
एप्पल स्टोर में बहुत सारे कार्यक्रम हैं और कुछ मुफ्त एप्लीकेशन या प्रोग्राम अच्छे हैं। हालांकि कुछ एप्लीकेशन या प्रोग्राम जिनमें पैसे खर्च होते हैं वे अच्छे नहीं हो सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। मैंने अन्य लोगों के YouTube वीडियो देखे हैं और मैंने देखा है कि कुछ YouTube वीडियो निर्माताओं ने अपने कंप्यूटर पर भाषा सेटिंग बदल दी थी और अन्य ने नहीं। इसलिए मैंने यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाने का प्रयास किया जिन्होंने अपने कंप्यूटर पर भाषा सेटिंग बदल दी है, और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने कंप्यूटर पर भाषा सेटिंग नहीं बदली है। अपने USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव पर फाइलें हटाना। हाँ, कचरा खाली करने से USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव की सभी फाइलें हट जाएंगी या हट जाएंगी। हालांकि यह केवल तभी काम करता है जब USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर से जुड़ा हो। USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव पर, यदि आप किसी फाइल को ट्रैश से बाहर निकालना चाहते हैं या USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव पर केवल एक फाइल को हटाना चाहते हैं, तो आपको ट्रैश फ़ोल्डर तक पहुंचना होगा। USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव पर ट्रैश फ़ोल्डर एक हिडन फ़ोल्डर होता है। अब USB ड्राइव या फ्लैश ड्राइव पर क्लिक करें या खोलें। ट्रैश फ़ोल्डर या किसी छिपे हुए फ़ोल्डर तक पहुंचने या दिखाने के लिए एक ही समय में शिफ्ट, कमांड और अवधि कुंजियों को दबाए रखें। अब ट्रैश फ़ोल्डर ढूंढें और उसे खोलें। इसके बाद उस आइटम पर राइट माउस क्लिक करें जिसे आप हटाना चाहते हैं। इससे एक मेन्यू खुल जाएगा। इसके बाद तुरंत हटाएं नामक तीसरे नियंत्रण पर क्लिक करें। यह आइटम को स्थायी रूप से हटा देगा और USB या फ्लैश ड्राइव पर स्थान खाली कर देगा। जब आप कर लें तो छिपे हुए फ़ोल्डरों को बंद करना न भूलें। जब आप कर लें तो सभी छिपे हुए फ़ोल्डरों को बंद करने के लिए एक ही समय में शिफ्ट, कमांड और अवधि कुंजी दबाए रखें। यह न केवल छिपे हुए फ़ोल्डरों को बंद करता है, बल्कि यह छिपे हुए फ़ोल्डरों की सुरक्षा भी करता है। यह आपको किसी भी छिपे हुए फ़ोल्डर या ट्रैश फ़ोल्डर को एक उपनाम फ़ोल्डर बनाने से रोकता है या रोकता है। उपनाम फ़ोल्डर और फाइलें। उपनाम फ़ोल्डर फ़ोल्डर का एक शॉर्टकट है। यह आपको हार्ड ड्राइव स्थान बचाने में मदद कर सकता है, जबकि साथ ही आपको इस फ़ोल्डर तक त्वरित पहुंच की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे पास मेरे मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर से जुड़ी एक बाहरी हार्ड ड्राइव है। जब मैं इस हार्ड ड्राइव को खोलता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस हार्ड ड्राइव पर ढेर सारे फ़ोल्डर और फाइलें हैं। मैं किसी भी फ़ोल्डर या किसी फाइल से उपनाम बना सकता हूं। मैं पहले एक फ़ोल्डर का चयन करता हूं और फिर मेनू खोलने के लिए राइट माउस क्लिक करता हूं। फिर मैं 7वें कंट्रोल तक स्क्रॉल करता हूं, जिसे मेक अलियास कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ोल्डर या फाइल का उपनाम हार्ड ड्राइव के भीतर बनाया गया है। मैं अब इस उपनाम को किसी भी स्थान पर ले जा सकता हूं। मैं इस उपनाम को डेस्कटॉप पर या किसी भी फ़ोल्डर में रख सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं उपनाम फ़ोल्डर खोलूंगा, तो मुझे दिखाएगा और मुझे वास्तविक या वास्तविक फ़ोल्डर में सभी सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा। भले ही मैं उपनाम फ़ोल्डर का नाम बदल दूं, वास्तविक या वास्तविक फ़ोल्डर से कनेक्शन नहीं बदलेगा। प्रत्येक उपनाम फ़ोल्डर का एक अलग नाम होना चाहिए, या यह कंप्यूटर को भ्रमित करेगा। अब मैं हार्ड ड्राइव पर वापस जाऊंगा और बनाए गए उपनाम फ़ोल्डर को हटा दूंगा। मेरे द्वारा आंतरिक हार्ड ड्राइव पर रखे गए उपनाम फ़ोल्डर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मुझे सब कुछ और अधिक व्यवस्थित रखने की अनुमति देता है। जो मैंने अभी दिखाया वह फाइलों और किसी बाहरी हार्ड ड्राइव के साथ भी काम करता है।
प्रोग्राम को हटाना और हिडन फाइल्स को हटाना। किसी प्रोग्राम को एप्लीकेशन विंडो से ट्रैश में ले जाने से हमेशा पूरा प्रोग्राम डिलीट नहीं होता है। कुछ प्रोग्राम अतिरिक्त फाइलें बनाते हैं जिन्हें खोजना असंभव है। यदि आपके मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर की आंतरिक हार्ड ड्राइव की जगह 10 गीगाबाइट से कम हो जाती है, तो कुछ एप्लीकेशन काम करने से रोकेंगे। माई मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया क्योंकि आंतरिक हार्ड ड्राइव स्थान 10 गीगाबाइट से कम था। मैं एक प्रमुख खुदरा विक्रेता के पास गया और वे मुझसे $200 से अधिक शुल्क लेना चाहते थे। रिटेलर डेटा का बैकअप लेगा, लेकिन मुझे अभी भी सभी प्रोग्रामों को फिर से इंस्टॉल करना होगा। एक महान संसाधन सेव दुकान है। एप्पल स्टोर में बहुत सारे कार्यक्रम हैं और कुछ बहुत अच्छे हैं और मुफ्त हैं। कुछ आपको भुगतान करना होगा और बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार, उनमें से किसी का भी उपयोग करने से पहले समीक्षाएं पढ़ें। मैंने क्लीनर वन नामक एक निःशुल्क एप्लीकेशन का उपयोग किया और 10 मिनट के भीतर इसने मुझे 80 गीगाबाइट से अधिक आंतरिक हार्ड ड्राइव स्थान वापस दे दिया। साथ ही, मुझे किसी प्रोग्राम को फिर से स्थापित करने या किसी डेटा का बैकअप लेने की आवश्यकता नहीं थी। $200 का भुगतान करने की तुलना में शुल्क बहुत बेहतर है। क्लीनर वन का उपयोग करना आसान है। आपको बस स्कैन पर क्लिक करना है और यह आपके पूरे कंप्यूटर को स्कैन कर देगा। स्कैन के बाद जंक पर क्लिक करें और फिर उन फाइलों पर क्लिक करें जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को पूरी तरह से हटाने के लिए आपके पास क्लीनर वन खुला और चालू होना चाहिए। फिर आप केवल एप्लीकेशन फ़ोल्डर में जाएं और एप्लीकेशन को ट्रैश में भेज दें। अगला, कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। क्लीनर वन पूछेगा कि क्या आप प्रोग्राम के सभी हिस्सों को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। पुराने प्रोग्रामों के लिए आपने क्लीनर वन का उपयोग करने से पहले हटाने का प्रयास किया। प्रोग्राम को फिर से इंस्टॉल करें और मेरे द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। क्लीनर वन अब प्रोग्राम या एप्लीकेशन के सभी हिस्सों को हटाने में सक्षम होना चाहिए। सेव दुकान। एप्पल स्टोर में बहुत सारे कार्यक्रम हैं और कुछ बहुत अच्छे हैं और मुफ्त हैं। कुछ आपको भुगतान करने पड़ते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। आप नाम, प्रकार और श्रेणी के आधार पर प्रोग्राम या एप्लीकेशन खोज सकते हैं। एप्पल स्टोर से 2 से अधिक मुफ्त प्रोग्राम या एप्लीकेशन मिले, लेकिन यहाँ 2 हैं जिनका मैं सबसे अधिक उपयोग करता हूँ। शुल्क अनुप्रयोगों में से एक खाना पकाने का टाइमर है। खाना पकाने के टाइमर का उपयोग करना आसान है और इसने कई भोजन बचाए हैं। अन्य निःशुल्क एप्लीकेशन एक मल्टी क्लिपबोर्ड है। मल्टी क्लिपबोर्ड एप्लीकेशन को कॉपी क्लिप कहा जाता है। यह एप्लीकेशन 20 से अधिक वस्तुओं की प्रतिलिपि बनाएगा जिनका आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन का उपयोग कई ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया था। मैकिन्टॉश कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर पर प्रोग्राम, एप्लीकेशन और फाइलों का बैकअप कैसे लें और पुनर्स्थापित कैसे करें।
इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ कैसे करना है गरीब आदमी बैकअप। टाइम मशीन नामक प्रत्येक मैकिन्टोश कंप्यूटर के साथ आने वाले मुफ्त एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करें। सभी प्रोग्रामों, सभी एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, फाइलों और फोल्डरों का बैकअप लेने और पुनर्स्थापित करने के लिए। हालांकि टाइम मशीन का उपयोग करने के लिए आपको एक बाहरी हार्ड ड्राइव की आवश्यकता होती है। एप्पल या मैकिन्टोश एप्लीकेशन के कई फायदे हैं जिन्हें टाइम मशीन कहा जाता है। सिस्टम वरीयता के तहत टाइम मशीन वो आइकन है जो पीछे की ओर बढ़ने वाली हरी घड़ी की तरह दिखता है। हालांकि इससे पहले कि मैं आपको टाइम मशीन का उपयोग करने का तरीका बताऊं, मैं आपको इसके कुछ लाभों के बारे में बता दूं। आप हर चीज़ का बैकअप लेने के लिए टाइम मशीन का उपयोग कर सकते हैं। आपके मैकिन्टोश या एप्पल कंप्यूटर पर सभी फाइलें और सभी एप्लीकेशन या प्रोग्राम, सभी पासवर्ड, सभी संपर्क जानकारी और भुगतान विधि की जानकारी। इसलिए यदि आप एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप टाइम मशीन का उपयोग सभी फाइलों, पासवर्ड, एप्लीकेशन या प्रोग्राम और सभी संपर्क जानकारी को नए कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं। आप टाइम मशीन का उपयोग डेस्कटॉप, सभी फोल्डरों और फाइलों, किसी भी एप्लीकेशन, किसी एकल फाइल या किसी एकल फोल्डर को पुराने संस्करण में पुनर्स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं एक फाइल का चयन करता हूँ और मैं शीर्ष पर जाता हूँ और मेनू बार पर मैं टाइम मशीन आइकन पर क्लिक करता हूँ और फिर नीचे स्क्रॉल करें और एंटर टाइम मशीन नामक कमांड पर क्लिक करें। अब फाइल के सभी पुराने संस्करण दिखाई देंगे और मुझे बस इतना करना है कि इनमें से किसी एक संस्करण का चयन करें और फिर सबसे नीचे पुनर्स्थापना पर क्लिक करें। या मैं सीधे बाहरी हार्ड ड्राइव में जा सकता हूं जहां सभी बैकअप संग्रहित हैं और उस संस्करण का चयन करें जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूं। टाइम मशीन किसी भी पुराने संस्करण या किसी भी बैकअप को तब तक नहीं हटाएगी जब तक कि आप इसे ऐसा करने के लिए नहीं कहते हैं या पुराने संस्करण को हटाने के लिए निर्धारित नहीं हैं। टाइम मशीन का नकारात्मक पक्ष यह है कि यह बहुत अधिक हार्ड ड्राइव स्थान लेता है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसे बैकअप लेने के लिए क्या कहते हैं। इसलिए बाहरी हार्ड ड्राइव का उपयोग करना सबसे अच्छा है। मैं किसी विशेष हार्ड ड्राइव की सिफारिश नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ वो ब्रांड है जिसका मैं उपयोग करता हूं। बेचारा बैकअप। आइए एप्लीकेशन विंडो में जाएं और बैकअप के लिए किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम का चयन करें। जब भी किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन में कोई अपडेट होता है तो मैं अपडेट इंस्टॉल करने से पहले पुराने संस्करण का बैकअप लेता हूं। अब मेनू खोलने के लिए राइट माउस क्लिक करें और संपीड़ित नामक 5वें नियंत्रण तक स्क्रॉल करें। कंप्यूटर एप्लीकेशन या प्रोग्राम की एक जिप कॉपी बनाएगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मैंने इसे फाइनल कट प्रो नामक कार्यक्रम के साथ 4 बार किया। अगर मुझे अपडेट पसंद नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूं या इसे ट्रैश फोल्डर में ले जाता हूं और पुराने संस्करण को अनजिप करके पुराने संस्करण को पुनर्स्थापित कर दूंगा। टाइम मशीन। जब आप अपने कंप्यूटर का बैकअप लेने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करते हैं तो इसमें कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक का समय लग सकता है। पहली बात जो मैं सुझाता हूं वह बाईं ओर क्लिक नहीं करना है जहां यह कहता है स्वचालित रूप से बैकअप लें। हर घंटे स्वचालित रूप से बैकअप लें। बैकअप लेने के लिए आपके द्वारा बताए गए सभी चीज़ों का बैकअप लेगा। इसलिए यदि आप नियंत्रण सेट करने से पहले इस विकल्प का उपयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि एक दिन में आपकी हार्ड ड्राइव का सारा स्थान समाप्त हो जाएगा। सबसे नीचे मेनू बार में शो टाइम मशीन कहने वाले बॉक्स को चेक करें। यह अच्छा है क्योंकि यह 2 नियंत्रण प्रदान करेगा। जैसा कि आप यहां देखते हैं, यह बैकअप नाउ नामक नियंत्रण प्रदान करता है जो आपको त्वरित बैकअप करने की अनुमति देता है। साथ ही यह एंटर टाइम मशीन नामक कमांड प्रदान करता है जो आपको फाइल, फोल्डर, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन और प्रोग्राम के पुराने संस्करणों तक पहुंचने की अनुमति देता है। अब टाइम मशीन कंट्रोल विंडो पर वापस चलते हैं। शीर्ष पर जहां यह डिस्क का चयन करें कहता है, यह वह जगह है जहां सभी बैकअप संग्रहीत किए जाएंगे।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको बाहरी हार्ड ड्राइव का उपयोग करना होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि टाइम मशीन बाहरी हार्ड ड्राइव पर सब कुछ हटा देगी और बाहरी हार्ड ड्राइव को प्रारूपित करेगी ताकि इस हार्ड ड्राइव पर बैकअप के अलावा और कुछ भी संग्रहीत नहीं किया जा सके। यही कारण है कि हार्ड ड्राइव टाइम मशीन आइकन के साथ हरा होता है। अब नीचे दाईं ओर चलते हैं जो विकल्प कहता है। यह विंडो टाइम मशीन को बताती है कि किसका बैकअप नहीं लेना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं टाइम मशीन से कह रहा हूँ कि बाहरी हार्ड ड्राइव, एप्लीकेशन, दस्तावेज़ फ़ोल्डर, मूवी फ़ोल्डर और संगीत फ़ोल्डर का बैकअप न लें। यह बैक के आकार को 74 गीगाबाइट तक कम कर देता है। हालांकि जब आप पहली बार टाइम मशीन का उपयोग करते हैं तो आपको हर चीज़ का बैकअप लेना चाहिए। सभी फ़ोल्डर या विंडो, डेस्कटॉप, सभी एप्लीकेशन और प्रोग्राम। हालांकि किसी बाहरी हार्ड ड्राइव का बैकअप न लें। नीचे प्लस और माइनस आइकन आपको बैकअप लेने के लिए आइटम जोड़ने या निकालने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं दस्तावेज़ फ़ोल्डर का चयन करता हूं और फिर ऋण चिन्ह पर क्लिक करता हूं, तो दस्तावेज़ फ़ोल्डर का बैकअप लिया जाएगा। बैकअप आकार 74 गीगाबाइट से बढ़कर 81 गीगाबाइट हो जाएगा। यदि मैं प्लस आइकन का चयन करता हूं और फिर दस्तावेज़ फ़ोल्डर का चयन करता हूं और फिर नीचे बहिष्कृत नामक नीले आइकन पर क्लिक करता हूं, तो दस्तावेज़ फ़ोल्डर का बैकअप नहीं लिया जाएगा। चूंकि अब मेरे पास वह सब कुछ है जिसे मैं चुनना चाहता हूं और मैंने सेव पर क्लिक किया है, अब मैं शीर्ष पर मेनू बार पर जाऊंगा और बैकअप नाउ का चयन करूंगा। बैकअप अब पूरा हो गया है। यह सबसे पुराने बैकअप, नवीनतम बैकअप और अगला बैकअप कब शेड्यूल किया जाता है का सारांश प्रदान करता है। एप्पल कंप्यूटर या मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पीडीएफ फाइलों और छवियों के साथ मुफ्त में कैसे काम करें। एप्पल पूर्वावलोकन आपको पीडीएफ फाइलों को गठबंधन करने, पीडीएफ फाइलों पर हस्ताक्षर करने, पीडीएफ फाइल के भीतर पृष्ठों को पुनर्व्यवस्थित करने, पीडीएफ फाइल में पेज नंबर जोड़ने और पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट जोड़ने की अनुमति देता है। हालांकि यदि आप एक पीडीएफ फाइल को संपीड़ित करना चाहते हैं या एक साथ कई पृष्ठों में पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं, तो आपको एक और प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्राप्त करना होगा। कई मुफ्त एप्लीकेशन या प्रोग्राम हैं जो एक पीडीएफ फाइल को संपीड़ित करेंगे या एक साथ कई पेजों में पेज नंबर जोड़ेंगे। मैं आपको उनके बारे में इस वीडियो में बाद में बताऊंगा। एप्पल पूर्वावलोकन आपको एक छवि के आकार को बदलने, एक छवि के रंग को समायोजित करने, एक छवि में टेक्स्ट जोड़ने और छवि को कई स्वरूपों में सहेजने की अनुमति देता है। पीडीएफ फाइलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास दो पीडीएफ फाइलें हैं। मैं दोनों पीडीएफ फाइलों का चयन करूंगा और फिर मेनू खोलने के लिए राइट माउस पर क्लिक करूंगा और डुप्लिकेट नामक 8वें कमांड तक स्क्रॉल करूंगा। मैं हमेशा कॉपी पर काम करता हूं और ओरिजिनल को अकेला छोड़ देता हूं। इस तरह, अगर मैं गड़बड़ी करता हूं या गलती करता हूं, तो मूल सुरक्षित या संरक्षित रहेगा। अब मैं एप्पल पूर्वावलोकन में पीडीएफ फाइलों में से एक खोलूंगा। दस्तावेज़ पर क्लिक करें, फिर मेनू खोलने के लिए राइट माउस पर क्लिक करें। ओपन विथ नामक दूसरी कमांड तक स्क्रॉल करें। अगला पूर्वावलोकन पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दस्तावेज़ या छवि के दृश्य को किनारे पर खींचकर या शीर्ष पर प्लस या माइनस आइकन पर क्लिक करके बढ़ा या घटा सकता हूं। अब पूर्वावलोकन के भीतर शीर्ष पर जाएं और व्यू नामक कमांड पर क्लिक करें और फिर थंबनेल नामक कमांड पर स्क्रॉल करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाईं ओर यह पीडीएफ के प्रत्येक पृष्ठ का एक थंबनेल दृश्य दिखाता है। आइए पीडीएफ के अंतिम थंबनेल या पेज पर जाएं। अब मैं अन्य पीडीएफ लूंगा और इसे पीडीएफ के अंतिम पृष्ठ के नीचे खींचकर छोड़ दूंगा जो कि पूर्वावलोकन में है। यह दोनों पीडीएफ फाइलों को एक पीडीएफ फाइल में जोड़ देगा। अब मैं शीर्ष पर वापस जाऊंगा और संपादित करें के तहत मैं पूर्ववत करें पर क्लिक करूंगा। अब मैं अन्य
PDF लूंगा और इसे एप्पल पूर्वावलोकन में PDF के भीतर कहीं भी खींच और छोड़ दूंगा। अब आप जानते हैं कि आप किसी अन्य PDF के भीतर कहीं भी PDF रख सकते हैं। अब शीर्ष पर वापस जाएं और व्यू नामक कमांड के तहत कॉन्टैक्ट शीट नामक 8वीं कमांड तक स्क्रॉल करें। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यह विंडो आपको किसी पृष्ठ को अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर पुनर्व्यवस्थित करने या स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। आप एक पृष्ठ का चयन भी कर सकते हैं और फिर शीर्ष पर संपादित करें के अंतर्गत हटाएं पर क्लिक करें और पृष्ठ हटा दिया जाएगा। अपने काम को PDF फाइल के रूप में सहेजने के लिए सहेजे पर क्लिक न करें, लेकिन शीर्ष पर फाइल के अंतर्गत PDF फाइल के रूप में निर्यात करें नामक 17वें आदेश तक स्क्रॉल करें। समायोजन या परिवर्तन करने के बाद यदि आप अपना कार्य सहेजते नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप इसे बाद में खोलने में सक्षम न हों। इसलिए अपने काम को हमेशा बचा कर रखें। यदि आपने निर्यात नामक 16वीं कमांड का चयन किया था, तो आप दस्तावेज़ को एक छवि फाइल के रूप में सहेजने में सक्षम होंगे। अब शीर्ष पर वापस जाएं और दृश्य पर क्लिक करें और फिर थंबनेल चुनें। अब मैं इस दस्तावेज़ के 3 पृष्ठों का चयन करूंगा और शीर्ष पर संपादन के अंतर्गत प्रतिलिपि पर क्लिक करें। फाइल के अंतर्गत क्लिपबोर्ड से नया नामक कमांड का चयन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह चयनित पृष्ठों से एक नई PDF फाइल बनाता है। अगर मैं इस नए दस्तावेज़ को बंद करता हूं, तो यह पूछेगा कि क्या मैं इसे सहेजना चाहता हूं। डिलीट का अर्थ है कि यह दस्तावेज़ सहेजा नहीं जाएगा। अब सबसे ऊपर दाईं ओर मार्कअप नामक कमांड पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने शीर्ष कमांड बार के नीचे एक अतिरिक्त कमांड बार खोला। अब साइन नामक कमांड पर क्लिक करें। यह बाईं ओर से 7वां आदेश है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मेरे 3 हस्ताक्षर हैं। दुर्भाग्य से मुझे अपने हस्ताक्षर को सही ढंग से स्कैन करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े। यदि आप हस्ताक्षर बनाएं पर क्लिक करते हैं, तो आपको हस्ताक्षर बनाने के लिए 2 विकल्प मिलेंगे। विकल्प 1 मुझे अपना हस्ताक्षर बनाने के लिए ट्रैकपैड का उपयोग करने की अनुमति देता है, और विकल्प 2 मुझे अपना हस्ताक्षर बनाने के लिए अपने कंप्यूटर पर कैमरा का उपयोग करने की अनुमति देता है। अब वापस चलते हैं और दस्तावेज़ में जोड़ने के लिए किसी एक हस्ताक्षर का चयन करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मैं हस्ताक्षर को किसी भी स्थान पर ले जा सकता हूं, और मैं हस्ताक्षर को बड़ा या छोटा कर सकता हूं। अब सबसे ऊपर दूसरे मेनू बार में दाईं ओर टेक्स्ट स्टाइल नामक अंतिम कमांड पर जाएं। यह आदेश आपको टेक्स्ट का फॉन्ट, टेक्स्ट का रंग, टेक्स्ट का आकार सेट करने की अनुमति देता है, और यदि टेक्स्ट बाएं, केंद्र या दाएं उचित होगा। बाईं ओर से छठा कमांड, जिसे टेक्स्ट कहा जाता है, आपको दस्तावेज़ में टेक्स्ट जोड़ने की अनुमति देता है।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स के किनारे खींचकर आकार को समायोजित कर सकता हूँ ताकि सभी टेक्स्ट फिट हो जाएं। मैं टेक्स्ट स्टाइल नामक दाईं ओर अंतिम कमांड पर वापस जा सकता हूं और टेक्स्ट आकार, टेक्स्ट रंग को समायोजित कर सकता हूं, और इस कमांड का उपयोग करके अन्य समायोजन कर सकता हूं। इसके बाद मैं टेक्स्ट को किसी भी स्थान पर ले जा सकता हूं। इस प्रकार आप इसका उपयोग पेज नंबर जोड़ने के लिए कर सकते हैं। हालांकि यह आपको एक बार में केवल एक पृष्ठ संख्या जोड़ने की अनुमति देता है। ऐसी वेबसाइटें हैं जो सभी पेजों पर पेज नंबर जोड़ देंगी और पीडीएफ फाइल को मुफ्त में कंप्रेस कर देंगी। एक को पीडीएफ फाइल 24 टूल्स कहा जाता है। दूसरे को पीडीएफ फाइल कैंडी कहा जाता है। शीर्ष पर रंग भरें नामक आदेश पर जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल स्लैश का अर्थ है कि रंग भरें को कोई भरण पर सेट नहीं किया गया है। यदि मैं नीचे क्लिक करता हूं, जिसे रंग दिखाएं कहा जाता है, तो अधिक रंग विकल्प दिखाई देंगे। इस प्रकार मैं भरण रंग को अपनी इच्छानुसार किसी भी रंग में सेट कर सकता हूं। अगले कमांड को बॉर्डर कलर कहा जाता है और यह फिल कलर कमांड की तरह ही काम करता है। अगले आदेश को आकृति शैली कहा जाता है। आकृति शैली आपको सीमा को बड़ा या छोटा करने की अनुमति देती है। अब आकृतियों नामक कमांड पर चलते हैं। कमांड आकृतियां आपको पीडीएफ फाइल या छवि में आकार जोड़ने की अनुमति देती है। मैं दस्तावेज में एक वर्ग जोड़ने के लिए स्क्वायर पर क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्वायर में रंग भरें नहीं है, सीमा नीली है और स्क्वायर की रूपरेखा बड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्क्वायर को बड़ा छोटा कर सकता हूं और इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर ले जा सकता हूं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं रंग भरें सीमा रंग या आकृति शैली पर वापस जाता हूं, तो मैं स्क्वायर बदल सकता हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मैं अन्य आकृतियों के साथ भी ऐसा ही कर सकता हूं, जैसे तीर या आवर्धक के साथ। स्केच कमांड पेंसिल या पेन की तरह काम करता है। साथ ही आप रंग बदल सकते हैं और अन्य समायोजन कर सकते हैं। अगली कमांड को रिडेक्ट कहा जाता है। यह आपको दस्तावेज के कुछ हिस्सों को छिपाने की अनुमति देता है। इस नियंत्रण का उपयोग करने के लिए इसे चुनें और उन हिस्सों को हाइलाइट करें जिन्हें आप फिर से बनाना चाहते हैं। याद रखें, दस्तावेज को सहेजने के लिए आप सेव का उपयोग नहीं करते हैं। आपको पीडीएफ के रूप में निर्यात करें नामक कमांड का उपयोग करना होगा।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे द्वारा दस्तावेज़ को सहेजने के बाद पाठ पूरी तरह से छिपा हुआ है। इस प्रकार, यदि आप दस्तावेज़ को किसी अन्य व्यक्ति को भेजते हैं या दस्तावेज़ को प्रिंट करते हैं, तो लोग यह नहीं देख पाएंगे कि संशोधित भाग के अंतर्गत क्या है। अगले आदेश को पाठ चयन कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह आपको दस्तावेज़ के पाठ की प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देता है और फिर पाठ को किसी अन्य दस्तावेज़ में चिपकाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज़। हालांकि पाठ चयन केवल तभी काम करता है जब दस्तावेज़ सुरक्षित न हो। चित्र और चित्र। पीडीएफ फाइल के साथ आपने जो कुछ भी किया है वो आप स्थिर छवि या चित्र के साथ कर सकते हैं, लेकिन छवि नियंत्रण कुछ अतिरिक्त कार्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार, मैं पीडीएफ फाइलों के साथ जो मैंने प्रदर्शित किया है उसे दोहराने नहीं जा रहा हूं। अब मैं एप्पल प्रीव्यू में तस्वीर खोलूंगा। दस्तावेज़ पर क्लिक करें, फिर मेनू खोलने के लिए राइट माउस पर क्लिक करें। ओपन विथ नामक दूसरी कमांड तक स्क्रॉल करें। अगला पूर्वावलोकन पर क्लिक करें। मैं दृश्य को बड़ा करने के लिए एक छोर को खींच रहा हूं, जिससे मुझे यह देखने में मदद मिलेगी कि मैं क्या कर रहा हूं। टूल्स नामक शीर्ष पर कमांड पर जाएं और फिर रंग समायोजित करें नामक कमांड पर स्क्रॉल करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नियंत्रण विंडो पॉपअप हुई। यह विंडो आपको चित्र के रंगों को समायोजित करने की अनुमति देती है। मैं उनमें से किसी के साथ खेलने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हर तस्वीर अलग है। तो आपको बस प्रत्येक चित्र के लिए प्रत्येक नियंत्रण के साथ खेलना है जब तक कि आप चित्र को अपनी इच्छानुसार प्राप्त नहीं कर लेते। अगला टूल नामक शीर्ष पर कमांड पर जाएं और फिर आकार समायोजित करें नामक कमांड पर स्क्रॉल करें। चूंकि मैं एक वीडियो में इस छवि या चित्र का उपयोग करूंगा, इसलिए मुझे छवि के आकार को समायोजित करना होगा। इसमें फिट होने वाले नियंत्रण के लिए मैं कस्टम का चयन करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं छवि की चौड़ाई और ऊंचाई बदल सकूं, मुझे इन नियंत्रणों को अनलॉक करना होगा। इन नियंत्रणों को अनलॉक करने के लिए लॉक पर क्लिक करें या नीचे जाएं और आनुपातिक रूप से स्केल नामक नियंत्रण के बगल में स्थित बॉक्स को अनचेक करें। मैं चाहता हूं कि चौड़ाई 19-20 और ऊंचाई 10-80 हो। साथ ही, ये माप पिक्सेल में होने चाहिए। पिक्सल के अलावा कुछ भी त्रुटि संदेश प्रदान करेगा। आप बाकी सब कुछ वैसे ही छोड़ सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं छवि के कुछ हिस्सों को पारदर्शी बनाऊंगा। हालांकि एप्पल पूर्वावलोकन में पारदर्शी उपकरण फोटोशॉप जितना शक्तिशाली कहीं नहीं है। किसी भी छवि या छवि के हिस्से को पारदर्शी बनाने के लिए प्रारूप पीएनजी होना चाहिए, जो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स के लिए छोटा है। छवि को जेपेग, जेपीजी, टिफ या किसी अन्य प्रारूप में स्वरूपित नहीं किया जा सकता है। आइए छवि को पीएनजी फाइल के रूप में सहेजें। शीर्ष पर जाएं और फाइल के अंतर्गत नीचे स्क्रॉल करें और निर्यात करें पर क्लिक करें। इस विंडो में पीएनजी चुनें। जब आप छवि के कुछ हिस्सों को पारदर्शी बनाते हैं तो अल्फा नामक अतिरिक्त नियंत्रण पॉपअप हो जाएगा। अल्फा पारदर्शी भागों को रखेगा। यदि अल्फा चयनित नहीं है, तो छवि का कोई भी भाग पारदर्शी नहीं होगा। अब इमेज का पीएनजी वर्जन खोलें। शीर्ष पर जाएं और दूसरा मेनू बार खोलने के लिए मार्कअप पर क्लिक करें। सिलेक्शन टूल्स नामक पहले कमांड पर जाएं।
फिर आयताकार चयन टूल चुनें। कहीं भी आप एक आयत, एक वर्ग या एक वृत्त बनाते हैं और फिर अपने कीबोर्ड पर या संपादन के तहत शीर्ष पर क्लिक करें, आयत, वर्ग या वृत्त के अंदर के हिस्सों को पारदर्शी बना देगा। लासो चयन टूल आपको किसी विषय के चारों ओर एक रूपरेखा तैयार करने की अनुमति देता है, और जो कुछ भी रूपरेखा में है वो आपके द्वारा हटाए जाने पर क्लिक करने के बाद पारदर्शी होगा। अगले टूल को स्मार्ट लासो कहा जाता है। जब आप इस टूल का उपयोग करते हैं तो एक बार में छोटे भागों का चयन करना सबसे अच्छा होता है। अगले टूल को तत्काल अल्फा कहा जाता है। जब आप इस टूल का उपयोग करते हैं तो एक बार में छोटे भागों का चयन करना सबसे अच्छा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसा दिखता है। लेकिन पहले हमें छवि को पीएनजी फाइल के रूप में सहेजना होगा। शीर्ष पर जाएं और फाइल के अंतर्गत नीचे स्क्रॉल करें और निर्यात करें पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि अल्फा नामक कमांड के आगे वाला बॉक्स चुना गया है। अल्फा पारदर्शी भागों को रखेगा। यदि अल्फा चयनित नहीं है तो छवि का कोई भी भाग पारदर्शी नहीं होगा। मैंने इस इमेज और दूसरी इमेज को फोटोशॉप में खोला है। अब मैं उस छवि को लूंगा जिसके साथ हमने काम किया है और इसे दूसरी छवि पर ओवरले करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी क्षेत्र जहां हम एक पारदर्शी पृष्ठभूमि रखते हैं, दूसरी छवि को दिखाने की अनुमति दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस छवि को अंतिम कट प्रो या किसी वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर में आयात करता हूं, तो यह उसी तरह काम करेगा। कृपया लाइक पर क्लिक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।